हेलो फ्रेंड, वेलकम टू लैट एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का मेरा टॉपिक है गुप्त साम्राज्य। आज हम गुप्त साम्राज्य के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जाकर टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। तो आज का मेरा क्लास है गुप्त साम्राज्य। हम गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ाएंगे। तो इसमें नंबर 1 पॉइंट है, गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। तो गुप्त साम्राज्य का उदय कब हुआ? 3री शताब्दी। 3री शताब्दी मतलब 200 से 299 ईस्वी के बीच में ही इसका उदय हुआ था। अगला पॉइंट है, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। इसका शासनकाल कब से कब तक रहा? तो 240 से 280 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। अगला पॉइंट है, श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ। तो श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? घटोत्कच। इसका शासनकाल कब से कब तक रहा? तो 280 से 320 ईस्वी तक इसका शासन काल रहा। लगभग 40 वर्ष तक इसने शासन किया। अगला पॉइंट है, गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। तो घटोत्कच के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? तो चंद्रगुप्त प्रथम बना। तो गुप्त वंश का सबसे प्रथम महान सम्राट कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम था। अगला पॉइंट है, चंद्रगुप्त प्रथम 320 ईस्वी में गद्दी पर कौशाम्बी की गद्दी पर बैठा। अगला पॉइंट है, चंद्रगुप्त प्रथम ने राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किया? राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। अगला पॉइंट है, चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की? महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की। अगला पॉइंट है, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त सावंत की शुरुआत की। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किया? गुप्त सावंत की शुरुआत 319 से 320 ईस्वी में शुरुआत किया था। अगला पॉइंट है, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ। तो चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ। अगला पॉइंट है, समुद्रगुप्त 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। तो समुद्रगुप्त कब गद्दी पर बैठा? 335 ईस्वी में। अगला पॉइंट है, समुद्रगुप्त आर्यवर्त के 9 शासकों और दक्षिणी वर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त ने आर्यवर्त, जो उत्तर का भारत का क्षेत्र है, उसमें 9 शासकों को, और दक्षिणी वर्त जो भारत का दक्षिण का क्षेत्र है, उसमें 12 शासकों को पराजित किया। और इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला पॉइंट है, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला पॉइंट है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। तो इसका दरबारी कवि कौन था? हरिसेन था, जिसने इलाहाबाद प्रसिद्ध लेख की रचना की। तो इलाहाबाद प्रसिद्ध लेख की रचना किसने की थी? तो हरिसेन ने ही की थी। अगला पॉइंट है, समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। तो समुद्रगुप्त हिंदू धर्म के विष्णु के हिंदू धर्म को मानते थे, उसमें विष्णु के उपासक थे वो खास करके। अगला पॉइंट है, समुद्रगुप्त ने अश्वमेध कर्ता की उपाधि धारण की। तो समुद्रगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की? तो अश्वमेध कर्ता की उपाधि धारण की। अब ऐसा क्यों किया कि अश्वमेध कर्ता की उपाधि धारण क्यों किया?
तो ऐसा इसलिए किया समुद्रगुप्त ने कि समुद्रगुप्त के समय अनेक अश्वमेध यज्ञ हुए, बहुत सारे अश्वमेध यज्ञ हुए। इन्हीं कारण से इसे क्या कहा गया, अश्वमेध कर्ता भी कहा गया। और उपाधि धारण की कौन सी, तो अश्वमेध कर्ता की उपाधि धारण की। अगला पॉइंट है समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। तो समुद्रगुप्त क्या था, संगीत प्रेमी, यह बहुत ही संगीत से प्रेम करता था। ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाया जाने से लगाया गया है। तो पता कैसे चला कि समुद्रगुप्त बहुत ही संगीत प्रेमी है, तो जो मुद्रा पर है से समुद्रगुप्त को है से वीणा वादन करते हुए दिखाया गया। तो इससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त क्या है, बहुत ही संगीत प्रेमी था। अगला पॉइंट है समुद्रगुप्त ने विक्रमांक की उपाधि धारण की। तो इनका एक और उपाधि कौन था, विक्रमांक की उपाधि धारण की। तो इन्होंने क्या किया, समुद्रगुप्त ने विक्रमांक की उपाधि धारण की थी। अगला पॉइंट है समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता था। तो समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता था, कविराज। अगला पॉइंट है समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। तो समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ, चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। अगला पॉइंट है चंद्रगुप्त द्वितीय 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। तो राजगद्दी पर, कौशाम्बी की गद्दी पर कब बैठा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने 380 ईस्वी में। अगला पॉइंट है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के ही शासन काल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था। अगला पॉइंट है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध कवि कालिदास थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के ही शासन काल में संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध कवि कालिदास थे। कालिदास की आपने कहानी बहुत ही बचपन में सुनी होगी। कविदास की एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है मेघदूत। इनका एक प्रसिद्ध किताब है, यह पुस्तक इन्होंने लिखी थी मेघदूत, कालिदास के द्वारा लिखा गया था मेघदूत पुस्तक। यह बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। अगला पॉइंट है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले आयुर्वेदचार्य धन्वंतरी थे। तो आयुर्वेदचार्य कौन थे, धन्वंतरी थे, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। अगला पॉइंट है शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए। तो शकों को जब भारत से इन्होंने खदेड़ा, मतलब बाहर किया, तो उसके उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त ने क्या किया, चांदी के सिक्के बहुत सारे जारी किए, जो वर्तमान में उत्खनन से हमें प्राप्त हुए हैं। अगला पॉइंट है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले प्रमुख विद्वान। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले प्रमुख विद्वान कौन कौन थे, तो पहला है वराह मिहिर, दूसरा है धन्वंतरी, तीसरा है ब्रह्मगुप्त और आगे है कालिदास आदि थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में बहुत सारे विद्वान रहा करते थे। अगला पॉइंट है चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारी कुमारगुप्त या गोविंद गुप्त हुआ। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारी कौन हुआ, कुमारगुप्त वन। इसका एक यार नाम था गोविंद गुप्त हुआ। अगला पॉइंट है कुमारगुप्त वन ने 415 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। तो राजगद्दी पर कब बैठा, 415 ईस्वी में यह राजगद्दी कौशाम्बी की गद्दी पर बैठता है। अगला पॉइंट कुमारगुप्त का शासनकाल 415 ईस्वी से 454 ईस्वी तक रहा। तो इसका शासनकाल कब से कब तक रहा, 415 ईस्वी से 454 ईस्वी तक रहा। अगला पॉइंट है नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक
स्थापना कुमारगुप्त ने ही की थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो वर्तमान में बिहार में है, उसके संस्थापक कौन थे? स्थापना मतलब कौन किया था? तो कुमारगुप्त ने ही किया था। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट है कुमारगुप्त वन का उत्तराधिकारी स्कंद गुप्त हुआ। तो कुमारगुप्त का वन का उत्तराधिकारी कौन हुआ? स्कंद गुप्त हुआ, जिसका शासनकाल 455 से 667 ईस्वी तक रहा। अगला पॉइंट है स्कंद गुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया। तो स्कंद गुप्त ने क्या किया था? गिरनार पर्वत पर जो स्थित है सुदर्शन झील, उसका क्या किया? पुनरुद्धार किया, मतलब उसे पुनः से निर्मित किया। तो सुदर्शन झील है से इसका इतिहास है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया था? तो मौर्य वंश के शासकों ने किया था। सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य वंश के शासकों ने किया था। अगला पॉइंट है स्कंद गुप्त ने प्राणदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। तो स्कंद गुप्त ने क्या किया? प्राणदत्त को सौराष्ट्र वर्तमान का गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्र को सौराष्ट्र कहा जाता था। तो वहां का गवर्नर किसे नियुक्त किया? प्राणदत्त को नियुक्त किया था। अगला पॉइंट है स्कंद गुप्त के शासन काल में हुनों का आक्रमण शुरू हो गया। तो स्कंद गुप्त के शासन काल में क्या हुआ कि हुनों एक विदेशी आक्रमणकारी थे। तो उनका क्या हुआ? आक्रमण शुरू हो गया था स्कंद गुप्त के ही शासन काल में। अगला पॉइंट है अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त था। तो अंतिम गुप्त शासक कौन था? विष्णुगुप्त था। अगला पॉइंट है गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। तो गुप्त सम्राट से किस धर्म को मानते थे? तो हिंदू धर्म में विष्णु शाखा के विष्णु धर्म को मानते थे, तथा उन्होंने इसे राजधर्म बनाया। तो विष्णु धर्म को क्या बनाया? राजधर्म बनाया वैष्णु धर्म को। विष्णु का वाहन, तो विष्णु का वाहन कौन है? गरुड़ है। गरुड़ है। गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह था। तो गरुड़ है से जो गरुड़ पंछी है वह गुप्तों का क्या था? राज चिन्ह था। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। हम नए क्लास में फिर से मिलेंगे, नए जोश, नए लक्ष्य की प्राप्ति के साथ और नए उमंग के साथ।